Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. घनश्याम मिश्रा. आज आप लोगों को हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने जा रहे हैं और बच्चों इस लेक्चर को इतना ध्यान से पढ़िए, इतना ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए चलो. हमारे साथ साथ आप भी पढ़ते हुए चलें, डिस्कशन भी करते रहें, मैसेज भी डालते रहें. इन केस कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आती है तुरंत हम इसे ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं. एक नोटबुक भी ले लीजिए, पेन भी ले लीजिए और जहाँ पर रिक्वायर्ड हो हमारे वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद उसे नोट भी करते हुए चलें. देखें, लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द इसेंशियल टॉपिक, इसेंशियल चैप्टर फॉर इकोनॉमिक्स, होल इकोनॉमिक्स, माइक्रो एज वेल एज माइक्रो, दोनों जगह के लिए बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है. और अगर ये चैप्टर अच्छी तरह से आपने समझ लिया तो आगे के चैप्टर्स को भी समझने में बहुत ही आसानी होगी. आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड. देखिए, इसे हिंदी में मांग का नियम कहते हैं. मांग का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, डिमांड, यानी व्हाट एवर वी परचेज. मांग क्या है? व्हाट एवर वी परचेज. जब हम मार्केट से परचेज कर लेते हैं, करने की योजना बनाते हैं तो मांग नहीं है. अगर हम मार्केट से कोई भी चीज़ एक्वायर करते हैं, खरीद लेते हैं, उसका कंसिडरेशन पे कर देते हैं तो इसे हम डिमांड कहते हैं. और यही अन्य सभी लोग मार्केट से अगर एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं तो पूरी मार्केट का होल सम डिमांड बनती है, यानी कंप्लीट मार्केट डिमांड बन जाती है. अब देखें डिमांड कहाँ से आती है और कैसे आती है. ठीक, डिमांड के लिए हमने ऊपर एक फार्मूला बना करके दिया है आपको. इसे बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो इसी फार्मूले के बेसिस पर ही डिमांड पूरा आपके बनेगी. देखिए, डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर, यानी इफ़ वी वांट टू परचेज एनीथिंग, इफ़ वी वांट टू एक्वायर एनीथिंग, तो सबसे पहले वी फील समथिंग नेसेसिटीज. हम सबसे पहले किसी भी चीज़ की आवश्यकता फील करेंगे. जैसे देखो, आज हम घर में बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है तो हमें क्या चाहिए? फैन चाहिए. ठीक, फिर फैन भी कैसा चाहिए? टेबल फैन चाहिए, सीलिंग फैन चाहिए या कूलर चाहिए. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर एक नेसेसिटी जन्म लेती है, डिजायर जन्म लेता है, इच्छा जन्म लेती है. उसके बाद फिर मैं उसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि गर्मी के क्या क्या साधन हो सकते हैं. तो गर्मी के ख़त्म करने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं. तो साधन में मैं देखता हूँ कि फ़ैन भी काम चला सकता है, कूलर भी काम चला सकता है, टेबल फैन भी काम चला सकता है, एसी मिल जाए तब तो कहने ही क्या है. ठीक, तो दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं रिसोर्सेज पर. रिसोर्सेज तो हमारे पास पैसा कितना है. ठीक है, मैंने अपने आप को देखा कि हमारे पास इस समय प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 2000 रुपये हैं. तो 2000 रुपये में तो केवल टेबल फैन या सीलिंग फैन ही आ सकता है, कूलर नहीं आ सकता. ठीक, या 10,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये हैं, तो चलो 50,000 रुपये में है हमारे पास तो हम एसी खरीद सकते हैं. यहाँ पर रिसोर्सेज, यानी फर्स्ट डिजायर एंड सेकेंड इज रिसोर्सेज एंड थर्ड इज टाइम. अब आप देखो, रात में 11 बजे आपको नींद आई, नींद नहीं आ रही थी, उस समय पर आपने कहा अब हमें एसी चाहिए. तो क्या रात में 11 बजे आपको एसी मिल सकती है? आपके पास डिजायर भी है, रिसोर्सेज भी है, बट मार्केट इज नॉट ओपन एट दैट टाइम, मार्केट नहीं खुली है. तो आपके पास टाइम होना चाहिए. फिर इसके बाद उस समय पर जब जिस समय पर आपकी डिजायर भी एसोसिएट हो रही है, रिसोर्सेज भी एसोसिएट हो रही है, समय भी एसोसिएट हो रहा है, उस समय पर यू आर रेडी टू पे योर मनी टू द मार्केट, पे योर रिसोर्सेज, या यू आर गोइंग टू डिलीवर योर रिसोर्सेज टू एनी अदर पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ एनीथिंग. ठीक, अब आप मार्केट में पहुंचते हैं
रेडी टू पे है, बिल्कुल जेब में पैसा ले लिया, बैग में रख लिया और लेकर के पहुंच गए आप कहां पर, दुकान पर। अब उसके पास आप पहुंचे, पेमेंट भी देने के लिए तैयार हैं आप, समय भी आपके पास है और पैसे भी हैं, इच्छा भी है एसी खरीदने की। ठीक, अब आप वहां पर जब पहुंचे तो कई एसी लगी हुई है, कई कंपनियों की एसी रखी हुई है। आप वहीं पर आपका दिमाग चक्कर खाने लगा, इनकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, ये इंफीरियर क्वालिटी क्या है, ये मीडियम क्वालिटी का है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ये हुआ प्राइस। ठीक, तो जिनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होंगे, जो क्वालिटी में बहुत अच्छी होगी, उनके रेट भी महंगे होंगे। अब सपोज कीजिए, अब आपके पास डिजायर भी है, रिसोर्सेज भी है, टाइम भी है, रेडी टू पे भी है, लेकिन प्राइस आपको नहीं मन भाई। जब आपकी प्राइस अगर मन नहीं भाई तो वहीं पर आपकी डिमांड खत्म हो गई, यानी कि डिजायर भी बेकार है, रिसोर्सेज भी, टाइम भी, रेडी टू पे भी। लेकिन प्राइस अगर आपको फेवर कर गई, प्राइस फेवर कर गई, आपने तुरंत पैसा पेमेंट कर दिया, ठीक, और गुड्स को एक्वायर कर लिया, एसी को एक्वायर कर लिया, घर में ले आए। अब आपने देखा एसी की डिमांड बढ़ गई। क्या हुआ, एसी की मार्केट में डिमांड बढ़ गई, एक एसी की। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एसी खरीदना चाहते हैं, मार्केट से एसी खरीदना चाहते हैं। वो सभी लोग अगर मार्केट में जा करके कुछ एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो एसी की डिमांड बढ़ेगी। यानी अब आप इतना समझ लीजिए कि एसी डिमांड इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द क्वांटिटी, यानी जितना ज़्यादा क्वांटिटी बिकेगी उसे आप क्या कहोगे, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी सेल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो डिमांड बढ़ता जाएगा, सेल की क्वांटिटी गिरती जाएगी तो डिमांड गिरता जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा किससे इफेक्टेड है, ये बिल्कुल लास्ट में जब आप शोरूम में बैठे हुए थे उसी समय वहीं पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, वो होता है प्राइस। वो प्राइस होता है कि हमें सस्ता मिले, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन क्वालिटी भी है, हमारा गुण भी है कि हम जो सस्ता मिलता है सबसे पहले ध्यान मेरा उधर ही जाता है। ठीक, तो ध्यान उधर जाता है, तो जब रेट उसके सस्ते होते हैं तो मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता हूँ। जब रेट महंगे होते हैं तो वी हैव टू टेक एनी डिसीजन, और इसीलिए एक अलग से हमने आपको टॉपिक पढ़ाना है, उसका नाम भी है मैनेजरियल डिसीजन। तो मैनेजरियल डिसीजन और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजरियल इकोनॉमिक, यानी टोटली इकोनॉमिक्स दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर डिसीजंस ऑफ बिजनेस, तो वो सभी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। हालांकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हुए चलेंगे। विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैन बी स्टडीड। तो देयरफॉर इट इज एसेंशियल। अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि डिमांड कब होती है, जब हमारे पास डिजायर हो, रिसोर्सेज हो, टाइम भी हो और हम रेडी टू पे भी हो और हम उस प्राइस पर खरीदने को तैयार हो जो प्राइस मार्केट में अवेलेबल है, तो उस समय पर डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए हमने कुछ थ्योरी भी आपके लिए लिख करके दे दिया, बहुत इसेंशियल पॉइंट्स हैं। इसे आप अपना वीडियो अपने नोटबुक में एक नोट्स भी बनाते हुए चलो, क्योंकि वीडियो पर जब आप खोलेंगे तब हम आपको मिलेंगे, लेकिन जब आप स्वतः बैठेंगे, सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे, तो पॉइंट्स आपके इसेंशियल पॉइंट्स आपको मार्गदर्शन करेंगी, गाइड करेंगी। देखिए लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। बस यहाँ पर रुक जाओ थोड़ा, डेफिनेशन में अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम करके हमारे मन में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस डाल दिया है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम equal the quantity demanded for the commodity increases when price falls and decrease when price rises। अब इन्होंने एक बात कहा, वो तो बिल्कुल मेरे समझ में आ गया था कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है। ये मैं अभी प्रैक्टिकल वे में शोरूम में बैठ करके वहाँ पर डिसीजन ले चुका हूँ। लेकिन एक बात और भी कह रहा है बीच में कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। अब आप पूछेंगे सर ये अदर थिंग्स कहाँ से बीच में आ गई?
अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। बिल्कुल बच्चों, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो हमारे इस प्राइस और डिमांड के बीच में पहुंच करके दोनों को डिस्टर्ब कर देते हैं। ना डिमांड बनने देंगे और ना ही डिमांड घटने देंगे, राइट। तो इसके बीच में कुछ ऐसे होते हैं पॉइंट्स होते हैं जो हमारे साथ साथ में आ जाते हैं। जैसे देखो कि इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ गई तो हम किसी भी रेट पर खरीदने को तैयार हो जाएंगे, तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर अचानक अगर घट गई तो हम उस प्राइस पर उस प्रोडक्ट को एक्वायर नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, तो हमारी डिमांड घट जाएगी। ठीक, टेस्ट हमारा, इंटरेस्ट हमारी, हमारा फैशन और हमारे देश की पॉपुलेशन और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रिलेटेड कमोडिटीज, एक्स्ट्रा कमोडिटीज, अदर कमोडिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज, ठीक, जॉइंट प्रोडक्ट, ये सब और भी इफेक्ट्स होते हैं जो हमें प्रभावित कर देते हैं। तो बच्चों अब आप देखें कि सिर्फ डेफिनेशन इतना याद रखो कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल है, यानी ये सभी जो आपको इंटरेस्ट है, फैशन है, टेस्ट है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, ये सब अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रहें, अपनी जगह पर फिक्स रहें, तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटेगी और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ेगी। यही हमारी जनरल लॉ है और इसी जनरल लॉ के थ्रू हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, जो इस पॉइंट को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम या अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। एनी अदर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक, तो ये थिंग्स ऐसे हैं, एजम्पशंस ऐसे हैं जिनको आपको हमेशा दिमाग में लेकर चलना है। और याद रखना, हर एक चैप्टर में अलग अलग एजम्पशंस भी दिए गए हैं, सभी चैप्टर के एजम्पशंस एक नहीं होंगे, इसीलिए इसे बताया गया वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि इसके फिक्स फार्मूले हैं। अगर आप इस फार्मूले के बेसिस पर चलते रहेंगे तो ठीक, और नहीं तो आपके आंसर गलत। ठीक, तो ये आपकी ये फार्मूले हैं। एजम्पशंस क्या है? फार्मूला है। इसको पहले माइंड में एक साइड में रखो कि इतना एजम्पशंस है हमारे पास। इसके बाद तब प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी घटेगी, डिमांड घटेगी, और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ेगी। अगर इनमें से एक भी बीच में आ गए ना तो आपकी डिमांड की बात लगा देंगे, राइट। नेक्स्ट देखें, ये देखें इंडिविजुअल डिमांड। अभी आपको हमने बताया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, रेट दिया है। देखिए फर्स्ट आपके कॉलम में 30 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, ठीक, ये रेट्स हमारे हैं जो लगातार किसी भी प्रोडक्ट के घटते चले जा रहे हैं। सपोज कीजिए आलू है, आप सब्जी खाते हैं, ठीक है। आलू एक ऐसी सब्जी होती है जो सदाबहार होती है, हमेशा घर से अगर निकलोगे कुछ लो ना लो आलू जरूर खरीद कर ले आओगे। तो बच्चों अगर मान लीजिए कि 30 रुपये में आलू थी तो आपने 1 किलो खरीदा, वहां से निकल करके आप आ ही रहे थे कि रास्ते में किसी ने बताया 25 रुपये किलो आलू, 25 रुपये किलो आलू। अब आपका मन में ये आया आलू तो ऐसा है जो 2, 4, 6 दिन में, 10 दिन में खराब होने वाली नहीं, तो चलो यहाँ 10 रुपये का फायदा हो रहा है। हम क्या देखते हैं, अपना बेनिफिट कहाँ हो रहा है, तो हमने 25 रुपये जब रेट हो गया तो 2 किलो खरीद लिया, ठीक। अब उसके बाद अगर वही रेट 20 रुपये में आ गया तो आप 4 किलो के लिए इंसिस्ट हो गए खरीदने के लिए। 15 रुपये आ गया तो आप 6 किलो खरीद लिए। हम ये जानते हैं कि फ्यूचर में ये अभी 20 दिन में, 25 दिन में खराब नहीं होनी है। अगर ये पता चल जाएगा कि दिस इज पेरिसेबल ऑफ नेचर, ठीक, तो एक एजम्पशंस आ गया बीच में, ध्यान रखना, एजम्पशंस आ गए। एजम्पशंस को अपने माइंड में अलग रखो, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ 2 चीज की बात करूंगा, प्राइस और क्वांटिटी की, बाकी कुछ नहीं। आपके मन में आ रहा सर
अगर हम आलू 25 किलो ले आऊँगा सर वो ख़राब हो जाएगी, दूसरे दिन मुझे गाय को खिलानी पड़ेगी। अरे बच्चों याद रखो, वो एजम्पशंस है जो मैंने पहले बताया है, वहाँ पेरिसिबिलिटी नहीं आनी है। हमें सिर्फ दो चीज़ पर ध्यान रखना है, वो क्या है, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक, तो अब देखिए जब हम मार्केट में पहुँचे, घर से मम्मी ने कहा था बेटा आलू ले आना, हम मार्केट में पहुँचे, वहाँ 15 रुपये किलो मिल रहा था। मैं बहुत खुश हो गया, मैंने तुरंत 6 किलो आलू खरीद लिया। और उसके बाद अगर जैसे जैसे रेट हमारे बढ़ते चले गए तो हमने क्या किया, क्वांटिटी को अपने रिड्यूस करते हुए चले गए। ये जनरल लॉ है, जनरल लॉ, बिल्कुल सामान्य नियम है। ऐसे बी क्वांटिटी की भी डिमांड थी। टमाटर ले लीजिए, 30 रुपये था तो हम 4 केजी ले रहे थे, 25 रुपये आया तो हम 7 किलो ले लिए, 20 रुपये में आया तो 10 किलो ले लिए, 15 रुपये आ गया, फिर 25 किलो। फिर बच्चों आपका दिमाग जा रहा है कि सर मैं 25 किलो लेकर के करूँगा क्या सब्जी मंडी की दुकान खोलूँगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ इस समय क्वांटिटी और प्राइस पर ध्यान दो कि प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घट रही है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है आपको। क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग की बात है। अब देखिए टोटल मार्केट डिमांड। टोटल मार्केट डिमांड पहले देखिए क्वांटिटी 1 थी, क्वांटिटी 1 थी, ये 1 थी, फिर 4 हो गई, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 5। फिर 25 पर क्या हुआ, क्वांटिटी यहाँ पर 2 केजी थी आलू, 7 किलो था टमाटर, दोनों मिलाकर के मार्केट की डिमांड क्या बन गई, 9 केजी की। ऐसे ही यहाँ पर 20 रुपये में जब रेट था तो 4 किलो आलू और 10 किलो टमाटर, तो दोनों मिलाकर आपकी टोटल डिमांड कितनी बन गई, 14 किलो की। ऐसे 15 रुपये में 6 किलो आलू और 25 किलो टमाटर, तो टोटल डिमांड क्या बढ़ गई, 31। इससे आप देख करके ये तो समझ गए होंगे, बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे रेट गिरता चला जा रहा है वैसे वैसे इंडिविजुअल डिमांड भी बढ़ रही है, दूसरी बी की भी इंडिविजुअल डिमांड बढ़ रही है, और मार्केट की डिमांड तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक, तो बच्चों इसको मैंने एक ग्राफ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। देखिए ये आपकी जब ग्राफ आप बनाएं तो इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, और ये ओ से स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए ये प्राइस है, ये पी प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है डिमांडेड। ठीक, तो जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पर प्राइस आपकी, सपोज कीजिए कि प्राइस यहाँ पर 30 रुपये थी, तो प्राइस ये है 30, इधर से बढ़ाते हुए चलेंगे, या हम बना देते हैं ये देखिए, एक आपको हम बड़ा सा बना दे रहे हैं, यहाँ पर बड़ा सा ग्राफ दे रहे हैं। ये रेट सपोज कीजिए 15 रुपये है, ये 20 है, ये 25 है और ये 30 है, 30 है। तो जब 15 रुपये था तो आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी, यानी यहाँ पर ये डिमांड सबसे ज़्यादा थी। 15 पर डिमांड क्या थी, 6 किलो आलू। 20 पर आपकी 4 किलो, तो कम हो गई, क्वांटिटी कम होती चली गई। और 25 पर और कम हो गई, यानी ये प्राइस है बच्चों, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी थोड़ा, ये क्वांटिटी है, ऊपर प्राइस है। ऊपर ध्यान रखना बच्चों, ये प्राइस है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जैसे अब ये प्राइस आपकी पहले थोड़ा सा आपके लिए जो हमने ग्राफ प्रिपेयर करवाया था, थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसे आप करेक्ट कर लें। देखिए ये क्वांटिटी है और ऊपर
प्राइस होगी। ठीक, क्वांटिटी और प्राइस सभी में, तीन के तीनों ग्राफ में आप फिर से देख लें इसको, क्वांटिटी और प्राइस। अब देखें हम इसे कंबाइंड आपको बता रहे हैं। ये सपोर्ट कीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये ओ है, ओरिजिन है। ठीक, अब आप देखें ये हमारी क्वांटिटीज होती हैं, ये क्वांटिटीज हैं और ये प्राइसेज है। प्राइसेज में आप अपना प्लाट कर लो, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है। ठीक, 30 है। पच्चीस 30। ठीक, अब देखें इधर क्वांटिटी में भी आप देखें, अगर कंबाइंड डिमांड ले रहे हैं, कंपाउंड यानी कि मार्केट, टोटल मार्केट डिमांड ले रहे हैं, तो यहाँ पर 5 है, 9 है, 10 है, 14 है और 14 एंड देखने में ही नहीं आ रहा है। डिलीट नहीं हो रहा है, फिर से देखें। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये। अब आप यहाँ पर रेट्स को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। हमने पेंसिल को पतला कर लिया है। रेट्स आपके हैं 15, 20 और 25, 30, 25, 30, राइट। और इधर क्वांटिटीज में आपके पास आ रहा है ये क्वांटिटीज हैं जो 5, 9, 5, 9, 14 और 30 है, 14 एंड 30। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर जब आपकी प्राइस 15 थी तो उस समय मार्केट डिमांड कितना था? 31, यानी 15 थी तो 31 था। ठीक, जब रेट थोड़ा सा 20 हो गया, रेट बढ़ गया, तो आपकी मार्केट डिमांड 14 पर आ गई, यानी दिस वाज 14। और जब आपकी मार्केट रेट 25 हो गया तो ये 9 हो गया। और उसके बाद जब मार्केट रेट आपका 30 हो गया तो क्वांटिटी टोटल 5 हो गई। ठीक, अब आप देखिए, दिस इज डिमांड कर्व, ये डी लाइन, डी लाइन। तो डी लाइन क्या हुआ? स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी आपके क्वेश्चंस में ये आ जाता है कि व्हाई डी लाइन स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं की तरफ मांग की रेखा क्यों झुक जाती है? इसीलिए झुक जाती है क्योंकि जैसे जैसे प्राइस, बाएं साइड में क्या है? प्राइस है, बाएं साइड में आपकी प्राइसेज दिया हुआ है। जैसे जैसे प्राइस आपकी कम होने लगती है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटीज यानी डिमांड आपकी बढ़ने लगती है। तो जब क्वांटिटी आपकी, जब जिस समय पर रेट सबसे हाईएस्ट होगा तो टॉप लेवल पर आप होंगे, वाई एक्सिस के टॉप लेवल पर होंगे जहां रेट सबसे हाई होगा,
राइट। तो उस समय पर क्वांटिटी क्या होगी, एक ओरिजिन पॉइंट यानी एक्स एक्सिस के सबसे लोअर पॉइंट पर होगी, राइट। और उसके बाद जैसे रेट रिड्यूस होगा वाई लेवल पर, वाई एक्सिस पर जैसे रेट नीचे रिड्यूस होता है तो आपका क्या होगा, क्वांटिटी थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड और आगे बढ़ी। और ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। इसको मैंने कंक्लूसिव वे में बनाने की कोशिश किया है। देखें, जब आपकी डिमांड ए बी दो इंडिविजुअल डिमांड है, ए और बी, ए एंड बी बोथ आर इंडिविजुअल डिमांड, A and B, and thereafter C is a market demand। तो मार्केट डिमांड टोटल आई, टोटल डिमांड है, यानी यहां पर आप देखें डीडी लाइन क्या हुआ, स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड, और ये स्लोप डाउनवर्ड है लेकिन बहुत तेजी से एक्स एक्सिस पर नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी को लगातार ये बढ़ाता हुआ जा रहा है, ठीक, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो स्लोप डाउनवर्ड है लेकिन लास्ट में आपका थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा होने से ये थोड़ा पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, राइट। तो इस कर्व को अच्छी तरह से नोट कर लो आप अपने साथ। और डियर स्टूडेंट्स, द चैप्टर लॉ ऑफ डिमांड हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 2 वीडियोज़। फर्स्ट वीडियो में अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया है, एजम्पशंस हुए हैं, डेफिनेशंस हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, टाइप्स ऑफ गुड्स और टाइप्स ऑफ डिमांड को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, ठीक। एक वीडियो टोटली इंटरलिंक्ड है दूसरे वीडियो से, इसलिए इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद तुरंत दूसरा वीडियो आप देखेंगे, और देखने के बाद तीसरा वीडियो जब आप देखेंगे एमसीक्यूज, तो आपको ये पूरा रिवीजन होता चला जाएगा। और बिल्कुल पूरा विश्वास रखिए इस टॉपिक को, और हमारे 3 वीडियो जो लॉ ऑफ डिमांड पर मैंने प्रिपेयर किए हैं, तीनों वीडियोज को देखने के बाद आपको कभी लॉ ऑफ डिमांड में किसी भी टाइप की कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है। और हमारे विश्वास के साथ प्रभु श्री राम है। जय श्री राम, हर हर महादेव।